Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course of Urdu IT Academy. This is lecture number 8 and we will be discussing about domain 4 जो कि है compliance and audit management. Objectives of lecture 8 will be we will be discussing about basic of compliance and audit. उसके बाद few popular security standards. उसके बाद compliance and audit in cloud and at the end few practice questions. ऑडिट एंड कंप्लायंस ये दो वर्ड्स हैं जिनको अक्सर हम एक साथ या इंटरचेंजेबली यूज करते हुए देखते हैं। ये कैसा है नहीं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू फाइनेंस देन इट इज फाइनेंशियल ऑडिट। अगर ये आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आईटी ऑडिट हो जाता है। ऑडिट एग्जामिन करता है इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस रिपोर्ट्स और अदर मैट्रिसेस, जबकि कंप्लायंस मींस adhering to policy standard specification or law. In some cases compliance is voluntarily, यानी कि मैंडेटरी नहीं होता है, वॉलंटरी होता है। जैसे सॉक 2 सॉक 3 कंप्लायंसेस, आईएसओ का सर्टिफिकेशंस कंपनी परसू करती है। क्यों करती हैं? टू बूस्ट देयर कंपिटिटिव एडवांटेज। इन सम केसेस compliance मैंडेटरी होता है। जैसे business must follow some certain regulations like environment, health and safety regulation, like minimum wage का regulation, like privacy laws या उससे related regulations. Few popular security standards. ISO 27002 जिस पर ISO 27001 बेस्ड है। उसके अलावा ISO 27017 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स फॉर क्लाउड बाय ISO। उसके अलावा है NIST 853 जो कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। उसके अलावा PCI DSS है जो पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड डेटा सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड है। उसके अलावा HIPAA और हाई ट्रस्ट है जो कि अमेरिका का एक पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्ट है, एक्ट पे बेस्ड है बेसिकली। उसके अलावा कोविड है जो कि गवर्नेंस एंड रिस्क फ्रेमवर्क है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ISO 27001, PCI DSS, HIPAA, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो ऑर्गेनाइजेशंस को फुलफिल करनी होती है अगर वो खुद को उन स्टैंडर्ड पर कंप्लायंट होने का दावा करती हैं। कंप्लायंस साबित करने के लिए सर्टिफिकेशन बॉडी के जरिए कंडक्ट किए गए ऑडिट से ऑर्गेनाइजेशंस को गुजरना होता है। उस स्टैंडर्ड रेगुलेशंस वगैरह की रिक्वायरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर रही हैं उसके सबूत प्रोवाइड करने होंगे। अगर रिक्वायरमेंट या कंट्रोल इन प्लेस है तो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही है। अगर रिक्वायरमेंट कंट्रोल इन प्लेस है तो उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट कन्फर्मिटी दर्ज होती है ऑडिटर्स के द्वारा। अगर नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो नॉन कन्फर्मिटी। अगर कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं और कुछ रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो पार्शियल कन्फर्मिटी या पार्शियल नॉन कन्फर्मिटी दर्ज होती है। जैसे मैं आपको शो दिखाता हूँ, ये देखिए ISO 27001 का ये कंट्रोल है, कंट्रोल लिस्ट है। उसमें एक है यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का कंट्रोल। यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का कंट्रोल कहता है, क्या कहता है? यूजर रजिस्ट्रेशन एंड डीरजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होना चाहिए, यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ प्रिविलेज्ड एक्सेस राइट्स होने चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ सीक्रेट ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ यूजर्स, रिव्यू ऑफ यूजर एक्सेस राइट्स, यानी पीरियोडिकल रिव्यू करना चाहिए आपको कि आपके जो एक्सेस राइट्स हैं वो सही तरीके से दिए हुए नहीं हैं। रिमूवल और एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस राइट्स, ठीक है। यूजर रजिस्ट्रेशन एंड डीरजिस्ट्रेशन, जब कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो आप उसको उसके उसकी आईडी बनाने के लिए आप एक रिक्वेस्ट डालते हैं, ठीक है। वो रिक्वेस्ट जो है यूजर रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट होता है। उसी तरीके से यूजर डी रजिस्ट्रेशन, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है कंपनी को तो उसका यूजर का डी रजिस्ट्रेशन होता है। तो यूजर का रजिस्ट्रेशन करने का कुछ आप प्रोसेस आपने डिफाइन कर रखा होगा कि भाई अगर कोई नया यूजर आता है तो उसका जो मैनेजर होगा वो आईटी टीम को ईमेल भेजेगा या फिर कोई टिकट रेज करेगा। और अगर यूजर कोई छोड़ के जा रहा है कंपनी को तो ईमेल के थ्रू उसका डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा या फिर टिकट के थ्रू किया जाएगा। तो हो सकता है कि ऑडिटर आपसे मांग दे कि पिछले 5 महीने में, पिछले 3 महीने में, 6 महीने में जितने भी यूज़र के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, या फिर वो दे ऐसा कह दे कि पिछले 5 महीने में ये 5 लोगों ने आपकी कंपनी को ज्वाइन किया, इन 5 लोगों की यूज़र रजिस्ट्रेशन की मेल मुझे दे
शो कीजिए या उनके डी रजिस्ट्रेशन की मेल शो कीजिए। या हो सकता है कि वो ये कह दे कि पिछले 6 महीने में आपने एक्सेस रिव्यू किया है या नहीं किया है? या जो भी आपका ड्यूरेशन आपने मेंशन कर रखा है, उस ड्यूरेशन में आपने एक्सेस रिव्यू किया है या नहीं किया है? अगर आपने किया है, तो आप मुझे उसकी मेल या उसका जो भी प्रोसेस आपने फ़ॉलो किया होगा, उस वो डॉक्यूमेंट होगा, वो आप मुझे शो कीजिए। अगर आप सारी इन्फॉर्मेशंस जो वो माँग रहा है, यूज़र रजिस्ट्रेशन और डीरजिस्ट्रेशन वाले कंट्रोल से रिलेटेड, आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और और वो ये देख पा रहा है ऑडिटर कि आप सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हैं, यू हैव फॉलोड द ऑल द रिक्वायरमेंट्स, आपके कंट्रोल्स इन प्लेस हैं, तो वो आपको कन्फर्मिटी दे देगा। अगर नहीं है, तो नॉन कन्फर्मिटी देगा। अगर कुछ है, कुछ नहीं है, जैसे आपने यूज़र रजिस्ट्रेशन, डीरजिस्ट्रेशन तो आप फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन पीरियोडिकल रिव्यू नहीं किया है आपने एक्सेस राइट्स का। हो सकता है कि वो आपको पार्शियल नॉन कन्फर्मिटी दे दे, या हो सकता है वो पार्शियल कन्फर्मिटी दे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऑडिटर पे। ऑडिटर्स स्टैंडर्ड या रेगुलेशन के मुताबिक ऑन ग्राउंड कंट्रोल के इम्प्लीमेंट होने का सबूत माँगेगा आपसे। ये जो मैंने आपको बताया कि वो मेल दिखा दो या फिर वो टिकट शो कर दो कि आप तुमने यूज़र क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट रेज़ किया था या यूज़र को डीरजिस्टर करने के लिए रिक्वेस्ट रेज़ किया था। ये जो सबूत माँग रहा है और आप सबूत पेश कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स या एविडेंसेस बोलते हैं। जनरली आर्टिफैक्ट्स वर्ड ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आर्टिफैक्ट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रोसेस डॉक्यूमेंट, कोई लॉग्स, ठीक है? कंप्लायंस और ऑडिट का ये जो प्रोसेस है ना, वो वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है कि आपका एक बार ऑडिट हुआ और आप यू आर कंप्लायंस फॉर लाइफ, नो। कंप्लायंस और ऑडिट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है, तो वो एक स्कोप पे होता है और एक खास पीरियड के लिए होता है। यानी उसकी कुछ स्कोप होते हैं कि मेरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस स्कोप में है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट करनी है, या मेरा इंडिया का ऑफिस है तो वो इंडिया के ऑफिस की ऑडिट करनी है, या मेरा यूएस का ऑफिस है तो यूएस के ऑफिस की ऑडिट करनी है। तो वो एक स्कोप होता है और उसका एक पीरियड होता है, ठीक है? उस पीरियड के बाद आपको फिर से दोबारा जो है ऑडिट के प्रोसेस से गुजरना होता है। कंप्लायंस और ऑडिट का जो स्कोप होता है ना, वो अगेन चेंज हो जाता है क्लाउड के केस में। कैसे चेंज हो जाता है? अगर हम बात करें क्लाउड सर्विसेज़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सारी सर्विसेज़ कंप्लायंस्ड हो ही, किसी खास स्टैंडर्ड पर। जैसे आप सपोज़ कर लीजिए कि एडब्ल्यूएस है। एडब्ल्यूएस कहता है कि उसकी सर्विसेज़ पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस्ड हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी सारी सर्विसेज़ सारी सर्विसेज़ एडब्ल्यूएस की पीसीआई कंप्लायंस्ड हैं। यू नीड टू चेक the PCI DSS attestation of AWS where you can find the services in a scope, यानी कि जो सर्विसेज स्कोप में है वो आपको वहां मिल जाएंगी और वही सर्विसेज PCI DSS सर्टिफाइड है, बाकी नहीं है। यानी एक मेंशन्ड स्कोप के अंदर ही ऑडिट होता है और यहाँ पे भी वो स्कोप मेंशन्ड है। ये आपको अ, ये आपको कहाँ मिलेंगी? ये जो एक तरीके से इसको थर्ड पार्टी अटेस्टेशन बोलते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का एक स्टार रजिस्ट्री होता है, वहाँ पर जो भी पब्लिकली रिलीज्ड इस तरह के अटेस्टेशन या सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप स्टार रजिस्ट्री से लेना चाहें, तो वहाँ से ले सकते हैं, या अगर आप एडब्ल्यूएस के साथ आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, आपकी कोई पार्टनरशिप हो रही है, आप एडब्ल्यूएस से भी या माइक्रोसॉफ्ट से भी या जीसी क्लाउड, गूगल क्लाउड या जीसीपी से भी आप माँग सकते हैं। भई मुझे सपोज़ कीजिए पीसीआई डीएसएस है, मुझे पीसीआई डीएसएस आपके सर्विसेज पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस्ड हैं, उसका अटेस्टेशन मुझे दे दीजिए, दे विल प्रोवाइड इट टू यू। इसलिए क्लाउड कस्टमर को ये स्कोप की क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट किसी खास स्टैंडर्ड या रेगुलेशन की कंप्लायंस की है, तो आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ पहले चेक कर लें कि वो खास सर्विस कंप्लायंस है या नहीं है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपको कोई पीसीआई डीएसए से रिलेटेड एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है एडब्ल्यूएस पे। तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका एप्लीकेशन जो है वो पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस होना चाहिए, यानी कि पीसीआई डीएसएस के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रोल्स होंगे जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर
एप्लीकेबल होंगे, कुछ आपके एप्लीकेशंस पे एप्लीकेबल होंगे। अगर मान लीजिए एडब्ल्यूएस कहता है कि भई मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो पीसीआई डेसिस कंप्लायंस्ड है, यानी कि आप जो मशीन परचेज़ कर रहे हैं, सॉरी, मशीन ले रहे हैं एडब्ल्यूएस की, अ, या ईसी2 मशीन्स जो आप ले रहे हैं अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, वो तो कंप्लायंस्ड हो गई, क्योंकि एडब्ल्यूएस ने उसके अगेंस्ट जो है कंप्लायंस ले रखा, अपना अटेस्टेशन करा रखा है, दैट इज़ कंप्लायंस्ड। लेकिन जो एप्लीकेशन है आपका, वो कंप्लायंस करना आपकी ज़िम्मेदारी है। हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो क्लाउड के केस में जो कंप्लायंस एंड ऑडिट थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, उसकी वजह यही है। क्या वजह है? मेन वजह है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल ऑफ क्लाउड। सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो उसके कंप्लायंस होने की ज़िम्मेदारी भी आपकी नहीं हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ ईसी2 मशीन का जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्चुअलाइज़ेशन है पीछे, स्टोरेजेज़ हैं, ठीक है? जो मैनेजमेंट प्लेन है, वो सब आपकी बस में नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। दे आर इन द कंट्रोल ऑफ एडब्ल्यूएस। तो उसके पीसीआई DSS होने, कंप्लायंस होने की ज़िम्मेदारी एडब्ल्यूएस की होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी आपकी ही होती है। उसने तो अपनी मशीन्स, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लायंस कर दिया है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लायंस नहीं है, जो आपकी एप्लीकेशन पे जो कंट्रोल बनते हैं पीसीआई DSS के, अगर वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो यू आर नॉट कंप्लाइंग विद पीसीआई DSS और इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है? सो अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी इज़ विद क्लाउड कस्टमर। कंप्लायंस वेरीज़ फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू सर्विस प्रोवाइडर ऑब्वियसली। जीसीपी, माइक्रोसॉफ्ट और एडब्ल्यूएस ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी सर्विसेज़, जो सर्विसेज़ एडब्ल्यूएस की सर्टिफ़ाइड हो या कंप्लायंस्ड हो, सेम माइक्रोसॉफ्ट की भी हो या जीसीपी की भी हो। इसलिए आप जब एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पे जा रहे हैं, या आप डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, अपनी किसी सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए, उससे रिलेटेड जो कंप्लायंस है वो आप एक्सप्लिसिटली चेक कर लीजिए, पूछ लीजिए, उनके अटेस्टेशंस देख लीजिए, स्टार रजिस्ट्री को कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है? तीसरा जो पॉइंट है वो है डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी असेसमेंट और अटेस्टेशन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है, सारी चीज़ों का असेसमेंट आप नहीं कर सकते। सपोज़ कि कर लीजिए कि आपको पीसीआई DSS रिलेटेड एप्लीकेशन आपको डिप्लॉय करना है, तो एडब्ल्यूएस कहता है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पीसीआई DSS को कंप्लाई कर रहा है। उसके जो कंट्रोल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीसीआई DSS के, वो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेड है एंड वी आर अटेस्टेड। तो आपको उस अटेस्टेशन पर भरोसा करना पड़ेगा, उस अटेस्टेशन पर रिलाय होना पड़ेगा। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद का जो स्कोप आता है, जो एप्लीकेशन का स्कोप है, वहाँ पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपने अपने कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट कर रखे हैं या नहीं। उसके बाद आता है क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर एंड मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर इज ए बिग डील, क्योंकि ऑन प्रेम के केस में क्या होता था, ऑन प्रेम के केस में आपकी ऑफिस इंडिया में है, आपकी ऑफिस यूएस में है, आपकी ऑफिस यूके में है, वहाँ आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रखा है। क्लाउड के केस में क्या होता है, वो फॉरन आप कहीं हैं, आपका डेटा कहीं हो सकता है। आपने आप इंडिया में हैं, आप यूएस में हैं, आपने रीजन चुन लिया है यूएई का, आपने रीजन चुन लिया है इंडिया का, आपने रीजन चुन लिया है या चूज कर लिया यूके का, तो आपका मशीन जो है वो यूके के बेसिकली डेटा सेंटर में क्यूरेट है, यानी आपका डेटा जो है वो यूके में है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने पड़ेंगे। बहुत सारे जो जनरली जो डेटा के रेगुलेशंस हैं, डेटा प्राइवेसी के, डेटा ट्रांसफर के, उसमें आप ये पाएंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये मैंडेटरी करते हैं कि उनका डेटा उनके रीजन में होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ किसी बैंकिंग एनवायरनमेंट की, इंडिया के किसी बैंकिंग एनवायरनमेंट के, या यूएस के किसी बैंकिंग एनवायरनमेंट की, तो वो ये कहता है कि भाई मेरा जो डाटा होगा ना, मेरा हमारे जो बैंक वो मैंडेटरी करता है कि तुम्हारे जो डेटा होंगे ना, वो इंडिया रीजन में ही सेव होने चाहिए, या इंडिया रीजन में ही तुम्हारे मतलब वो डेटा होस्टेड होने चाहिए। उस केस में अगर आप एडब्ल्यूएस पे जा रहे हैं और एडब्ल्यूएस का इंडिया में कोई डेटा सेंटर नहीं है, कोई रीजन नहीं है, और आप सपोज़ कर लीजिए चाइना या यूएई में आप कर रहे हैं, तो आप वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वो एप्लीकेशन वहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर सकते, अदरवाइज़ वो कंप्लायंस नहीं होगा। तो क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफ़र और मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस के इश्यूज़ जो हैं, वो भी काफ़ी आ जाते हैं, क्योंकि बहुत आसान होता है यहाँ पे मूव करना।
लेकिन मूव करते वक़्त आप कंप्लायंस हैं या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? उसके अलावा है कंप्लायंस इनहेरिटेंस वेयर ए प्रोवाइडर मे हैव पार्ट्स ऑफ देयर सर्विसेज सर्टिफाइड एज़ कंप्लायंट व्हिच रिमूव्स दिस फ्रॉम द ऑडिट स्कोप ऑफ द कस्टमर। अब अगर एडब्ल्यूएस कह रहा है कि मेरा पीसीआई डीएसएस मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पीसीआई डीएसएस सर्टिफाइड है या पीसीआई डीएसएस कंप्लायंट है, तो आपका जब ऑडिट होगा, उस ऑडिट स्कोप से वो बाहर हो जाएगा। यानी कि आपको सिर्फ़ अपने एप्लीकेशन की ऑडिट करानी होगी। आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है? क्लाउड पे है, यानी क्लाउड किसका है? एडब्ल्यूएस का है। एडब्ल्यूएस कहता है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कंप्लायंट है पीसीआई डीएसएस के और वो उसके अगेंस्ट में आपको एक अटेस्टेशन भी प्रोवाइड करता है, जो उसने ऑडिट कराई है, उसकी ऑडिट की रिपोर्ट या सर्टिफिकेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो ऑलरेडी आपका वो स्कोप एक्सक्लूड हो जाता है। आपको उसका जो है ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है और वो ऑडिट के स्कोप से बाहर हो जाएगा। ठीक है? तो ये मेनली जो है ये 5 रीज़न्स हैं 5 कंसर्न हैं क्लाउड के केस में कंप्लायंस और ऑडिट का। अदरवाइज़ आपको मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था कि देयर इज़ बहुत कुछ फ़र्क नहीं है ऑन प्रेम और क्लाउड के केस में। जो भी फ़र्क है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल की वजह कर क्रिएट हो जाता है। देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है द क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस स्टार रजिस्ट्री इज यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। ये 4 पर्पस है कौन-कौन से? यूज्ड बाय सीएसपी टू डॉक्यूमेंट देयर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस कंट्रोल, पब्लिकली रिलीज सर्टिफिकेशन एंड अटेस्टेशन, यूज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर्स टू कीप ऑल द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एसएलए। चौथा है लिस्ट ऑल क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स मैप टू मल्टीपल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि पब्लिकली रिलीज सर्टिफिकेशन और अटेस्टेशन जो होते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सीएसए के स्टार रजिस्ट्री में। तो आंसर होगा सेकंड, पब्लिकली रिलीज सर्टिफिकेशन एंड अटेस्टेशंस। दूसरा क्वेश्चन है लॉग्स डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मटेरियल्स दैट आर नीडेड फॉर ऑडिट्स एंड कंप्लायंस एंड आर यूज्ड एज एविडेंस टू सपोर्ट कंप्लायंस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑडिट के वक्त जो भी लॉग्स या डॉक्यूमेंटेशन या जो प्रोसेस हम प्रोवाइड करते हैं ऑडिटर को to show them or to prove them that I am compliant, I am following all the requirement, uh, controls are in place, उसको जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन की जो मेल है या यूजर रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन का जो रिक्वेस्ट आपने अपने टिकटिंग पोर्टल पर रेज कर रखा है, उसका जो टिकट नंबर है जो डिटेल है वो आप प्रोवाइड करते हैं ऑडिटर को, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफैक्ट। तो यहाँ आंसर क्या होगा? आर्टिफैक्ट, द थर्ड वन, आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपसे मुलाकात हो